नमस्कार दोस्तों। फिजिक्स के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 14 परमाणु चल रहा है हमारा, जिसके अंतर्गत हमने दो मॉडल, पहला थॉमसन का और दूसरा रदरफोर्ड मॉडल का हमने अध्ययन कर लिया। रदरफोर्ड मॉडल में जो कमियां थी उनको निस्तारण करने के लिए, उनको हटाने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए वैज्ञानिक बोर ने अपना नया मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल को पढ़ने के वही 3 तरीके हैं। सबसे पहले हमें इसकी संकल्पनाएं या इसके अभिग्रहित, उसके बाद इसकी उपलब्धियां और अंत में इसकी कमियां। इस प्रकार से हमें इस मॉडल की स्टडी करनी है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं रेड पेन से हेडिंग लगी हुई है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। पढ़िए इसको एक बार। वैज्ञानिक नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को आधार बनाकर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोर ने अलग से कोई प्रयोग नहीं किया, उसने रदरफोर्ड मॉडल को ही आधार बनाकर के अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। तो लिखा हुआ साफ साफ कि वैज्ञानिक नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को आधार बनाकर एक मॉडल या स्वयं का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे हम बोर मॉडल कहते हैं। और इस मॉडल के आधार पर एक परमाणु के स्थायित्व तथा हाइड्रोजन के रैखिक स्पेक्ट्रम, जो कल कमियां रह गई थी रदरफोर्ड मॉडल में, उनकी भी व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, अब सबसे पहले बोर की 3 संकल्पनाएं या 3 अभिग्रहित है। एग्जाम में कई बार, बल्कि शायद 2 या 3 बार ये पूछ लिया गया है अब तक कि बोर मॉडल के 2 अभिग्रहित लिखिए। शायद इससे कोई सिंपल सवाल हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते बच्चे, तो ध्यान रखें आप, बहुत सिंपल सवाल इसमें से आता है कि बोर मॉडल की संकल्पनाएं लिखिए। तो बोर जो मॉडल है उसकी 3 संकल्पनाएं हैं। तीनों हमें आज ही याद करनी है, अभी याद करनी है, क्योंकि ये हम लोग असल में इन संकल्पनाओं को कहीं ना कहीं रदरफोर्ड मॉडल में पहले पढ़ चुके, उसी को उठाया है। कुछ नया भी है, बट अधिकांश वही है, तो ये आप थोड़ा ढंग से इसको करें। लिखा है कि बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित 3 अभिग्रहित दिए गए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले बोर का प्रथम अभिग्रहित। ठीक है, सुनिए ध्यान से एक बार। मैं समझा रहा हूं, पहले इसको फिर रीड कर लेंगे इसको। नाभिक का कंसेप्ट रदरफोर्ड ने दिया था कि प्रत्येक परमाणु का संपूर्ण धनावेश और अधिकांश द्रव्यमान एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। तो नई बात नहीं है इसके अंदर। और नाभिक के चारों ओर विभिन्न त्रिज्याओं की वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को चक्कर लगाने के लिए आवश्यक कौन सा बल होगा, याद कीजिए, अभिकेंद्रीय बल। मैंने पहले भी कहा था कि वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक बल कौन सा होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। और उस अभिकेंद्रीय बल की प्राप्ति वो कहाँ से करते हैं, याद रखिए, उस अभिकेंद्रीय बल की प्राप्ति वे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाले कूलामीय आकर्षण बल के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभिग्रहित आसान है, वापस मैं रिपीट करता हूं एक बार। परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं अधिकांश द्रव्यमान एक छोटे से भाग में सेंट्राइज होता है, उसे हम केंद्र कहते हैं। और इस केंद्र के, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहाँ से मिलता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाले कूलामीय आकर्षण बल के द्वारा। आई बात समझ में? बहुत सिंपल चीज है। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल हम देखते हैं एक बार। याद कीजिए, मैंने आपको क्लास 11 में कहा था कि अभिकेंद्रीय त्वरण और अभिकेंद्रीय बल का सूत्र निकलवाया था मैंने आप लोगों को, और 2 बार शायद टेस्ट में भी दिया था मैंने।
मैं ब्रश का इस्तेमाल करता हूँ एक बार। फॉर्मूला है mv² r। यहां पर m है उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m है उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो चक्कर लगा रहा है। याद रखिए नाभिक का द्रव्यमान नहीं है ये उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। v उस इलेक्ट्रॉन का रेखीय वेग है, v उस इलेक्ट्रॉन का रेखीय वेग है, और r उस वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया अभिकेंद्रीय बल। अब मैंने आपसे कहा कि इस बल की पूर्ति कहीं ना कहीं से होगी, तो वो होती है कूलामीय आकर्षण बल के द्वारा। अब क्योंकि कूलाम का जो नियम है वो पहले पार्ट में हमारे आता है और हमने उसे नहीं पढ़ा है, तो अभी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और पहला पार्ट जब आएगा तो आप पढ़ा दूंगा मैं आप लोगों को। याद रखिए वो फॉर्मूला होता है 1/4πε0, जिसे हम के भी कहते हैं। 1/4πε0 या ε0 Q1 Q2/r²। देख रहे हैं आप लोग, हमें रिक्वायर्ड जो था वो था mv²/r। ये था आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, इसकी हमने पूर्ति की थी कूलामीय आकर्षण बल के द्वारा, जिसका फॉर्मूला होता है के Q1 Q2/r²। याद रखिएगा, मिस्टेक करते हैं आप लोग। अभिकेंद्रीय बल के सूत्र में नीचे सिर्फ r आता है और कूलामीय आकर्षण बल के सूत्र में नीचे r² आता है। ये आपको बेसिक फर्क दोनों में ध्यान रखना है। तो इस बल की पूर्ति कौन करेगा? कूलामीय आकर्षण बल करेगा। अब यह सिंपल स्टेप है, एक आर से एक आर कट जाएगा तो हमारे पास, ये आर से आर नहीं काटे तो भी कोई बात नहीं है, कुल मिलाकर के बात जो बननी है हमारे पास वो बचेगी mv²/r = k Q1 Q2/r²। ठीक है, अब यहाँ पर Q1 क्या है और Q2 क्या है? Q1 है पहला आवेश और वो है नाभिक पर उपस्थित आवेश जो होता है Ze, और दूसरा आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश वो होगा E। आप पूछ सकते हैं सर नाभिक पर आवेश Ze क्यों होता है? बहुत सिंपल है, अगर नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तो डेफिनेटली उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सॉरी कितने प्रोटॉन्स होंगे? Z ही होंगे। अब एक प्रोटॉन पर E आवेश है तो Z प्रोटॉन्स पर कितना आवेश होगा? Ze। एक प्रोटॉन पर E आवेश, Z प्रोटॉन पर Ze आवेश। तो इसीलिए हम कहते हैं नाभिक पर जो आवेश है वो Ze होता है और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो E होता है। तो Q1 की जगह तो हम रखेंगे Ze और Q2 की जगह रखेंगे हम सिर्फ E और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए? K Ze इंटू E/r²। अब Ze का E और उसके आगे E, तो E और E मल्टीप्लाई में तो E² बन जाएगा। तो जो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आएगा, अंतिम सूत्र जो आएगा वो क्या आएगा? mv²/r = k Ze²/r²। आपने केमिस्ट्री में सूत्र डायरेक्ट पढ़ा होगा या हमने इसको व्युत्पन्न कर दिया। ठीक है, रीड कीजिए इसको। पहला पॉइंट, बोर का प्रथम अभिग्रहित प्रत्येक परमाणु का समस्त धनावेश एवं अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्र पर स्थित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं। परिभ्रमण या परिक्रमण एक ही बात। तथा इसके लिए, किसके लिए? परिक्रमण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहाँ से मिलेगा? इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या कूलामीय बल, दो नाम है इसके। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, क्योंकि ये नियम कूलाम ने दिया था तो इसे हम एक नाम और देते हैं इसका, कूलामीय बल।
से प्राप्त होता है। गणितीय रूप में mv² क्यों आया ये? अभिकेंद्रीय बल का सूत्र 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अगले स्टेप में Q1 पहला आवेश है की जगह ZE कर दिया और Q2 दूसरा आवेश है की जगह E कर दिया गया है, और आगे लिखा भी है इसमें कि Q1 बराबर ZE इज इक्वल टू नाभिक पर आवेश और Q2 बराबर E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0 के स्थान पे K लिख दिया, ZE इंटू E बिकम E² अपॉन r²। बनाया इसको बॉक्स में और डाल दिया इक्वेशन नंबर 1, या 2 नहीं है 1 ही है, ठीक है। तो याद रखिए इक्वेशन को डायरेक्ट भी, mv² अपॉन r इज इक्वल टू kZE² अपॉन r²। ये हमारा बोर का प्रथम अभिग्रहित प्रथम संकल्पना है। अब आती है इसकी महत्वपूर्ण दूसरी परिकल्पना या इसका अभिग्रहित। सुनिएगा ध्यान से। अब साहब बोर ने ये तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, पर ऐसी तो अनंत कक्षाएं उसके चारों ओर हो सकती है। नाभिक के चारों ओर अनंत कक्षाएं हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। किन कक्षाओं में? यही है बोर का द्वितीय अभिग्रहित कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के आउटसाइड में अनंत कक्षाएं हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन क्या सारी कक्षाओं में चक्कर लगाएगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। किन कक्षाओं में? ये हम आगे पढ़ेंगे अभी इसी में, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में चक्कर लगाएगा इस बात को बताने के लिए ही बोर का द्वितीय अभिग्रहित प्रस्तुत किया गया था। अब आती है बात कि साहब इलेक्ट्रॉन सब कक्षाओं में चक्कर तो नहीं लगाएगा, लेकिन किन कक्षाओं में चक्कर लगाएगा ये आप हमें बताइए। तो सिंपल तरीका है इसका कि बोर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग, वर्ड क्यों आया? कक्षीय इसलिए कक्षा में घूम रहा है, कोणीय संवेग गति कैसी है? वृत्ताकार, कौन सा संवेग आएगा? संवेग दोनों आएंगे, बट कौन सा यूज किया उसने? कोणीय संवेग। तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जिनके लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो। h/2π का कितना हो? पूर्ण गुणज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर समस्त कक्षाओं में नहीं, केवल उन कक्षाओं में ही घूमेगा जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। देखिएगा लिखा हुआ है, रीड करता हूं इसको। ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण कर सकता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। मतलब L = NH/2π। L कक्षीय कोणीय संवेग है, h/2π का पूर्ण गुणज, तो ये n जो है ये पूर्ण गुणज है, मतलब इसकी वैल्यू होगी n = 1 2 3 4 5 6। n की वैल्यू कभी भी हाफ इंटीजर अर्ध पूर्णांकी नहीं हो सकती है। 3/2, 7/2, 5/2, 5/7 ऐसा नहीं होगी, इसकी वैल्यू पूर्ण गुणज के रूप में होगी 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। तो L की जगह अगले स्टेप में लिखा इसने कोणीय संवेग का सूत्र, ये लिखा इसने mvr, व्यंजक है ये। अगर आप किसी को याद हो तो पिछले साल 7वां पार्ट जब मैंने पढ़ाया था 11वीं क्लास में, तो वहां पर कोणीय संवेग का सूत्र आया था, J लिखा होगा हमने वहां पर, J = r×p, और उस समय सॉल्व किया था। याद करो आया था mvr sin थीटा, व्हेन थीटा इज 90 J becomes या L becomes mvr। तो याद रखें L का जो सूत्र है वो होता है mvr, और इसका मान कितना होगा? h/2π का पूर्ण गुणज, ठीक। देख रहे हैं मैंने कोष्टक में लिख रखा है भैया ने L = r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, p की जगह mv कर दिया,
पूरा खोला तो mvr साइन थीटा आएगा और यहाँ थीटा की वैल्यू 90 होगी। क्योंकि गति वृत्ताकार कक्षा में है तो त्रिज्या में और उसके वेग में जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। देन इट्स विल बिकम mvr साइन 90 L इक्वल्स टू mvr। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और फिर भी आपको याद होना चाहिए L कितना होता है mvr। ठीक है, आगे पढ़िए। अब यहाँ पर जो h आ रहा है, कहा ना मैंने h/2 का पूर्ण गुणज, तो जो h आ रहा है वो एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का नाम हम कहते हैं प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये आप याद रखिए, आपको याद भी होगी, 6.62 10⁻⁻34 जूल डैश सेकेंड। 6.62 10⁻⁻34 जूल डैश सेकेंड। ठीक है, अब ये ऊपर रीड कर लीजिए, ये लिखा हुआ है। अब देखो, अब क्या होता है कि हमारे पास जो mvr की वैल्यू उसने बोर ने बताई, वो कहा कि h/2 का पूर्ण गुणज। अब देखो h भी एक कांस्टेंट, 2 भी एक कांस्टेंट और पाई भी एक कांस्टेंट। अगर कैलकुलेशन में हम इसको पुट करेंगे और कहीं स्क्वायर टर्म आ गई या क्यूब टर्म आ गई तो क्या बन जाएगा, ये h⁴/4π² या h⁴/8π³। तो ये अपन 2 को साथ साथ में क्यों घसीटें, h के साथ साथ में 2 को हम क्यों घसीटें। उसको ना घसीटने के लिए जब उन्होंने कहा कि h भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो इन सबको हटा कर के इनकी जगह एक नया कांस्टेंट मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि h/2 नहीं, अब मैं एक नया कांस्टेंट अपना इंट्रोड्यूस करूँगा, दैट इज h क्रॉस। देखिएगा ध्यान से, आप लिखा हुआ भी है कि h का मान 6.62 10⁻⁻34 जूल डैश सेकेंड होता है। अब लिखा है समीकरण 2 में h/2 को h क्रॉस, ये जो h के ऊपर लाइन लिखी हुई है, क्रॉस लगा हुआ है एक तरीके से ना, तो इसको हम बोलते हैं h क्रॉस के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि h/2 हमने क्यों हटाया है, क्योंकि h भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट और पाई भी कांस्टेंट है। तो इस 3 कांस्टेंट की जगह हम सिंपली h क्रॉस लिखेंगे। अब इसने आगे बताया है h क्रॉस इक्वल्स टू h/2 h की वैल्यू 6.62 10⁻⁻34 होती है, 2 की जगह 2 कर दिया और पाई की जगह 3.14 कर दिया। जब इसको डिवाइड करके सॉल्व किया तो क्योंकि वो 6.62 ऊपर है, नीचे मल्टी होगा तो 6.28 आएगा। 6.62 में 6.28 यानी लगभग दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो भाग देंगे तो 1.054 आएगा। तो देखिए h क्रॉस की वैल्यू याद रखिएगा, ये भी बहुत काम आती है, 1.054 10⁻⁻34 जूल डैश सेकेंड। तो अब वो जो बोर ने जो इक्वेशन दी थी पहले, वो थी mvr इक्वल्स टू n h/2 तो h/2 की जगह मैंने क्या रख दिया, h क्रॉस, और बनाया इसको बॉक्स में। तो mvr इक्वल्स टू क्या हो गया, nh क्रॉस। ठीक है, यहाँ n मैंने कहा पहले पूर्णांक होता है और n की वैल्यू होती है 1 2 3 4 एटसेट्रा। इसको हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं इसको हम, मेन क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या। और जो n की वैल्यू 1 है वो होती है k क्लास के संगत, n की वैल्यू 2 l के संगत, n की वैल्यू 3 m के संगत, n की वैल्यू 4 n के संगत। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा k l m n रेस्पेक्टिवली जो है 1 2 3 इसके लिए नंबर, n की वैल्यू इनके लिए 1 2 3 4 होती है। अब एक बात वो याद रखिए, इस अभिग्रहित को जो अभी नंबर 2 पढ़ा है, इस अभिग्रहित को हम बोर का क्वांटम प्रतिबंध भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में सवाल आया हुआ है, सवाल ऐसे नहीं आता कि सब बोर का द्वितीय अभिग्रहित क्या है, सवाल आता है कि बोर का क्वांटम प्रतिबंध क्या है। तो उसका मतलब आप जान लीजिए कि आपको नंबर 2 अभिग्रहित लिखना है। नंबर 2 अभिग्रहित को हम क्वांटम प्रतिबंध भी कहते हैं, ये आपको याद रखना होगा अभी। अब आता है बोर का तृतीय अभिग्रहित। बोर का